हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड, गाइडर, हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 6 दहन और ज्वाला का अभ्यास डिस्कस करेंगे। आज का ये हमारा इस चैप्टर का भाग नंबर 3 होगा। इसके अंदर सारे के सारे प्रश्न को हम समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। यानी कि जो दहन होता है उसके अंदर कौन सी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों की हमें क्या करनी है? सूची बनानी है। तो आंसर होगा हमारा दहन की परिस्थितियां। तो दहन की परिस्थितियां कौन सी होती है? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, ये होती है हमारी दहन की परिस्थितियां। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, इन रिक्त स्थानों के अंदर हमें क्या करना है? जो उचित शब्द होगा वो शब्द लगाकर इनकी हमें पूर्ति करनी है। नंबर 1 पार्ट क्या कहता है? लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। यानी कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं या फिर कोयले को जलाते हैं तो उससे वायु का क्या होता है? तो उससे वायु का प्रदूषण होता है। मतलब वायु क्या होती है? प्रदूषित होती है। तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा? प्रदूषण। दूसरा पार्ट क्या कहता है? घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है? यानी कि हमें एक ऐसे द्रव ईंधन का नाम बताना है जिसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? घरों में करते हैं। तो जो केरोसिन होता है ये क्या होता है? एक द्रव ईंधन होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? घरों में करते हैं। नंबर 3 तीसरा क्या कहता है? जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। यानी कि जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसका जब जलना प्रारंभ होता है तो उससे पहले जो हमारा ईंधन होता है जिसको हम जलाते हैं तो उसको मतलब कहाँ तक गर्म करना आवश्यक होता है? तो उसको ज्वलन ताप तक, यानी कि जो उस वस्तु का ज्वलन ताप है जहाँ पे वो जाके आग पकड़ती है उस ज्वलन ताप तक उसे गर्म करना आवश्यक होता है, क्योंकि तभी वो जलेगी। अगर उसका ज्वलन ताप कम होगा तो वस्तु जलना स्टार्ट नहीं करेगी। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कहता है? तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। यानी कि जो हमारा तेल होता है अगर उसके अंदर किसी तरह की आग लग जाती है तो उस आग को हम किसके द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते? तो उस आग को हम जल के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लो ये क्या हमारा तेल है और इसके अंदर क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम जल डाल दें जिससे कि क्या हो जाए? जो आग है वो नियंत्रित हो जाए, बुझ जाए, और हम उसमें जल डालते हैं तो ये आग क्या है? नियंत्रित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो जल होता है ये तेल से भारी होता है और भारी होने के कारण ये क्या होता है? जो तली होती है इस तली के अंदर बैठ जाता है और जो आग होती है वो ऊपर लगी रहती है, बुझती नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। ये हमसे क्या जानना चाहता है कि जो हमारे मोटर हैं, वाहन हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सीएनजी का आजकल प्रयोग करने लग गए हैं। तो इस सीएनजी के प्रयोग करने से जो हमारे शहर हैं उन शहरों का प्रदूषण किस प्रकार से कम हुआ है, ये हमसे जानना चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें इनको बतानी है। तो हमारा आंसर होगा सीएनजी डीजल और पेट्रोल की तुलना में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे जहरीले और प्रदूषक पदार्थों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। यानी कि जो डीजल होता है जिसका प्रयोग हम पहले वाहनों में ज़्यादातर करते थे, या फिर जो पेट्रोल होते हैं जिनका प्रयोग हम वाहनों में करते थे, तो ये जो डीजल और पेट्रोल होते हैं ये क्या करते थे? ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनाते थे। तो जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा बनेंगे तो जो ये सल्फर और नाइट्रोजन होती हैं ये कैसी होती है? जहरीले गैसें होती हैं। तो जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो उत्पन्न होते थे वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते थे, जिसके कारण क्या होता था? हमारा जो वातावरण है वो क्या हो जाता था? बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? सीएनजी का प्रयोग करते हैं। इस सीएनजी के प्रयोग से क्या होता है कि ये सीएनजी जो होती है वो जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो बनाती है वो बहुत कम मात्रा में बनाती है। डीजल और पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। इसलिए जब कोई चीज़ कम मात्रा में उपलब्ध होगी तो उससे वातावरण भी क्या होता है? कम मात्रा में ही प्रदूषित होता है। यह एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। जो सीएनजी गैस है ये क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है। इसी कारण मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हो गया है। यही कारण है कि ये स्वच्छ ईंधन है और कम सल्फर और कम नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं? मोटर वाहनों में इनका प्रयोग करते हैं और इनके प्रयोग से जो शहरों का प्रदूषण है वो क्या हो गया है? काफ़ी कम हो गया है।
प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। यानी कि जो एलपीजी होती है और जो लकड़ी होती है, इन दोनों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। तो ईंधन के रूप में हमें इस एलपीजी और लकड़ी के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनके अंदर एक दूसरे से जो अलग करने वाली चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का हमें क्या करना है? तुलना करनी है कि एलपीजी क्या होती है और लकड़ी क्या होती है। तो इन दोनों की हमें तुलना करनी है ईंधन के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक तरफ लिखेंगे एलपीजी, दूसरी तरफ लिखेंगे लकड़ी, और इनमें हम तुलना करेंगे। जो एलपीजी होती है यह एक स्वच्छ ईंधन है। जो एलपीजी होती है कैसा ईंधन होता है? एक स्वच्छ ईंधन होता है। जबकि जो लकड़ी होती है यह एक स्वच्छ ईंधन नहीं है। जो लकड़ी होती है वो स्वच्छ ईंधन नहीं होता है। ये दोनों में एक डिफरेंस है। फिर जो एलपीजी होती है इसके उपयोग से धुआं तथा अन्य प्रदूषक नहीं निकलते। जब हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं तो जो एलपीजी के अंदर से क्या है, एक तो धुआं नहीं निकलता और जो दूसरे जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं वो नहीं निकलते। लेकिन इसके विपरीत जब हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो इनके प्रयोग से धुआं तथा अन्य प्रदूषक निकलते हैं। तो जब लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं भी निकलता है और अन्य जो प्रदूषक होते हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, ये प्रदूषक भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। तीसरा इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसका ऊष्मीय मान 55,000 किलो जूल पर केजी है। जो हमारा एलपीजी होता है इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो कितना होता है? 55,000 होता है। कितना होता है? 55,000 किलो जूल पर केजी होता है। और इसके विपरीत जो हमारी लकड़ी होती है इसका ऊष्मीय मान जो होता है वो 17,000 से लेके 22,000 किलो जूल पर केजी के अंदर होता है। तो ये होता है हमारा एलपीजी और लकड़ी के बीच में डिफरेंस। अब प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? कारण बताइए। यानी कि इन्होंने हमसे कुछ बातें पूछी हुई है, उन बातों के हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला जो कथन है इनका, इन्होंने हमसे पूछा है विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि क्या कहना चाहता है कि जो विद्युत के उपकरण होते हैं कभी कभी उनमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब विद्युत के उपकरणों में आग लग जाती है तब उन पर नियंत्रण पाने के लिए हम जल का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों जल के प्रयोग से इन पर नियंत्रण होता है? तो इनके ऊपर जो हमारे विद्युत के उपकरण होते हैं इन पर अगर हमें नियंत्रण करना होता है तो हम जल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जल के प्रयोग से इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विद्युत उपकरण होते हैं अगर इनमें आग लगी होती है और हम इसके अंदर जल डालते हैं तो जो जल होता है वो क्या करता है? विद्युत का चालक हो जाता है, यानी कि विद्युत का चालन करने लग जाता है और आग बुझाने वाले को हानि होती है। और इससे क्या होता है? जो व्यक्ति आग बुझा रहा है, जो व्यक्ति जल डाल रहा है, उस व्यक्ति को क्या हो जाती है? हानि हो जाती है, मतलब उसको करंट लग सकता है। इसलिए विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का प्रयोग नहीं किया जाता। यही कारण होता है कि जब विद्युत उपकरणों में आग लगी होती है तो हम जल का प्रयोग वहां पर नहीं करते। ख पार्ट क्या है? एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। यानी कि हमें बताना है जो एलपीजी है वो जो लकड़ी है उससे अच्छा घरेलू ईंधन क्यों है। लकड़ी जलाने पर धुआं तथा अन्य प्रदूषक निकलते हैं। जब हम क्या करते हैं? लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने पर क्या होता है? धुआं भी निकलता है और जो दूसरे प्रदूषक होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं, जो हमारे वातावरण को खराब करते हैं, ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जिससे प्रदूषण तथा स्वास्थ्य को हानि होती है। इसके कारण क्या क्या होता है? एक तो प्रदूषण फैल जाता है, दूसरा जो हमारा स्वास्थ्य है वो कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। एलपीजी से हानिकारक गैसें नहीं निकलती। जो हमारी एलपीजी गैस होती है इसमें से क्या नहीं होता? हानिकारक गैसें ये उत्पन्न नहीं करती। यह एक स्वच्छ ईंधन है। जो एलपीजी होती है वो एक स्वच्छ ईंधन होता है। इसका ऊष्मीय मान भी लकड़ी से काफ़ी अधिक होता है। जो एलपीजी का ऊष्मीय मान होता है वो लकड़ी से काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अधिक होता है। इसलिए एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? जो एलपीजी ईंधन होता है वो क्या होता है? लकड़ी से ज़्यादा अच्छा ईंधन होता है और घरेलू ईंधन होता है। जो ग कथन है वो हमसे क्या जानना चाहता है? इसका हमें क्या कारण बताना है? कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है। यानी कि जो हमारा कागज होता है वो क्या करता है? सरलता से आग पकड़ लेता है, यानी कि सरलता से जलने लग जाता है। जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज
का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा एल्यूमिनियम का पाइप होता है, उस पाइप के चारों तरफ जब हम कागज लपेट देते हैं तो जो ये कागज का टुकड़ा होता है ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हमें बताना है। कागज का ज्वलन ताप काफी कम होता है। जो हमारा कागज होता है उसका ज्वलन ताप काफी कम होता है। यही कारण होता है कि वो क्या करता है, आग पकड़ता है। क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए इसे गर्म करने पर यह सरलता से आग पकड़ लेता है। यही कारण होता है कि जब हम कागज़ को थोड़ा सा भी गर्म करते हैं, यानी कि उसको थोड़ी सी भी गर्मी मिलती है, तो ये क्या करता है, सरलता से आग पकड़ लेता है। परंतु इसके विपरीत क्या होता है, जो एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लिपटे कागज को गर्म करने पर ऊष्मा चालन द्वारा पाइप में चली जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारा एल्यूमिनियम का पाइप है, जिसके चारों तरफ हमने कागज लपेटा हुआ होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो एल्यूमिनियम का पाइप होता है ये क्या करता है, ये ऊष्मा का चालन करने लगता है, और जो गर्मी होती है वो क्या करती है, पाइप में अंदर चली जाती है। अतः ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता। इससे क्या होता है, जो ताप होता है वो पाइप के अंदर चला जाता है, वो ताप हमारे कागज का जो टुकड़ा है उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि कागज का जो टुकड़ा है वो गर्म नहीं हो पाता, इसलिए वह आग नहीं पकड़ता। और यही कारण होता है, क्योंकि कागज के टुकड़ा गर्म नहीं होता तो वो क्या नहीं करता, आग नहीं पकड़ता। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बताइए या फिर बनाइए। जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है वो किस तरह से जलती है उसका हमें क्या करना है, चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मोमबत्ती बनाई। मोमबत्ती के अंदर 3 परतें होती हैं। एक जो सबसे अंदर होती है ये काले रंग की होती है, फिर जो दूसरी होती है ये क्या, इसमें कौन सा रंग होता है, हमें पीला रंग दिखाई देता है। और जो सबसे बाहर की परत होती है इसमें हमें कौन सा रंग दिखाई देता है, इसमें हमें नीला रंग दिखाई देता है जब हम एक मोमबत्ती को जलाते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण दहन का बाह्य अक्षेत्र, यानी कि ये बाहरी अक्षेत्र होता है जिसमें कि पूर्ण रूप से दहन होता है, और इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, यानी कि नीला दिखाई देता है। जो दूसरा भाग होता है और ये जो मध्य वाला भाग होता है ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है, जिसका रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। अब जो सबसे अंदर वाला भाग होता है ये बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है, यानी कि ये वो भाग होता है जो मोमबत्ती का बिना जला हुआ भाग बच जाता है। इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जलता नहीं है, बच जाता है। अब जो ये पहले वाला भाग होता है जो नीला दिखाई देता है ये सबसे गर्म भाग होता है। फिर जो दूसरा भाग होता है जो पीले रंग का दिखाई होता है ये कम गर्म होता है, यानी गर्म तो होता है लेकिन पहले वाले भाग की अपेक्षा कम गर्म होता है। और जो तीसरा भाग होता है ये सबसे कम गर्म भाग होता है, क्योंकि ये जलता नहीं है। अब क्योंकि ये जलता ही नहीं है तो ये क्या है, गर्म भी नहीं होता। तो सबसे कम गर्म होने वाला भाग कौन सा होता है, तीसरे नंबर वाला भाग होता है। तो ये था हमारे मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो ईंधन का ऊष्मीय मान होता है उसको किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है या फिर उसको मापा जाता है। उत्तर में हम क्या कहेंगे, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी कि केजे पर केजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो ऊष्मीय मान को हम किस में दिखाते हैं, किस में प्रदर्शित करते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम, या फिर इसको सिंबल के रूप में हम लिखते हैं केजे पर केजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 समझाइए कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, यानी कि जो हमारी CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो आग को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, ये हमें समझाना है। उत्तर में हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। यानी कि जो CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये क्या होती है, ऑक्सीजन गैस से भारी होती है, और भारी होने के कारण ये क्या करती है, कंबल की तरह आग को क्या करती है, लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, और इससे क्या होता है, जो हमारा ईंधन होता है और जो ऑक्सीजन होती है जिसके कारण वो ईंधन जल रहा होता है और आग पकड़ता रहता है, इन दोनों के बीच में जो संपर्क होता है वो संपर्क टूट जाता है, यानी कि जो ईंधन होता है उसको ऑक्सीजन गैस मिलनी बंद हो जाती है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। यही कारण है कि जो CO2 गैस होती है इस तरह से वो क्या करती है, आग पर नियंत्रण कर लेती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और ईंधन के बीच जो संपर्क होता है उस संपर्क को तोड़ देती है। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, हरी पत्तियों के ढेर
को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? यानी कि जो हमारी हरी पत्तियां होती है उनका जो ढेर होता है उसको जलाना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको आसानी से जला देते हैं, आसानी से उनमें आग लग जाती है। तो इसके बीच में हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। हरी पत्तियों में काफ़ी मात्रा में नमी होती है। जो हमारी हरी पत्तियां होती है उनके अंदर क्या होती है, काफ़ी मात्रा में क्या होती है, नमी होती है, यानी कि ये गीली होती हैं। अतः इसका ज्वलन ताप अधिक होता है। यही कारण होता है कि जो नमी के कारण इसका ज्वलन ताप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसलिए इनके ढेर को जलाना कठिन है। इसलिए कोई भी चीज़ जो नमी में होती है, नमी युक्त होती है, उसमें आग लगाना मुश्किल होता है। तो यही कारण होता है कि हरी पत्तियों को जलाना भी कैसा होता है, कठिन होता है। परंतु सूखी पत्तियों में नमी नहीं होती, लेकिन इसके विपरीत जो हमारे पास सूखी पत्तियां होती हैं, इन सूखी पत्तियों के अंदर क्या नहीं होता, नमी नहीं होती, ये बिल्कुल सूखी हुई होती हैं। अतः इनका ज्वलन ताप कम होता है। यही कारण होता है कि इनका जो ज्वलन ताप होता है वो कम होता है, और जलने के लिए किसी चीज़ को क्या चाहिए, ज्वलन ताप कम चाहिए, इसलिए इनमें आग आसानी से लग जाती है। और इसके ज्वलन ताप के कम होने के कारण ही क्या होती है, जो सूखी पत्तियां होती है उनमें आसानी से आग लग जाती है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस अक्षेत्र का उपयोग करता है? यानी कि जो सोना बनाने वाला होता है वो क्या करता है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए किस ज्वाला यानी कि किस अक्षेत्र का प्रयोग करता है, ये हमें बताना है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाह्य क्षेत्र का उपयोग करता है। यानी कि जो स्वर्णकार है वो क्या करता है, अगर वो सोना और चांदी को पिघलाना चाहता है तो वो जो ज्वाला का बाह्य भाग होता है उसका प्रयोग करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो बाह्य भाग होता है उसमें पूर्ण दहन होता है, यानी कि पूर्ण रूप से जलता है। अतः यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है, और जो बाहर वाला क्षेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से दहन उसमें होता है। इसीलिए जो स्वर्णकार होता है वो बाहरी भाग का प्रयोग करता है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम यानी कि केजी ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। यानी कि एक प्रयोग किया गया जिसके अंदर 4.5 केजी ईंधन लिया गया और उसको पूर्णतः दहन किया गया, यानी कि उसका पूर्ण रूप से दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का ताप, जो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न हुई उसका जो ताप था वो कितना था, 1,80,000 किलो जूल था। यानी कि जो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न हुई उस ऊष्मा का तापमान कितना निकला वहां से, 1,80,000 किलो जूल। ईंधन का ऊष्मीय मान प्रकलित कीजिए। अब हमें क्या करना है, ये जो ईंधन है जिसका पूर्णतः दहन किया गया था इसका हमें ऊष्मीय मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले में निकालना क्या है, ऊष्मीय मान निकालना है। और ऊष्मीय मान को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, किलो जूल पर केजी, यानी कि किलोग्राम के रूप में हम इसका प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो किलो जूल दे रखा है, यानी कि जो ऊष्मा दे रखी वो तो हमारे पास गिवन है, यानी दी हुई है 1,80,000, और जो हमने ईंधन प्रयोग किया गया है वो भी हमें दे रखा कि 4.5 भाग हमने क्या किया, 4.5 किलो ईंधन का हमने प्रयोग किया है। तो पर का मतलब होता है बटे में, तो हम क्या करेंगे, 1,80,000 को ऊपर लिखेंगे और पर यानी बटे में क्या लिखेंगे, 4.5, जितना कि ईंधन हमने प्रयोग किया है। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे। ऊपर क्या था हमारा, 1,80,000 था, और नीचे हमने पॉइंट हटाया तो क्या बन गया, 45 बन गया। और इस पॉइंट हटाने के कारण हमने ऊपर क्या लगा दी, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी। अब हम इसको काटेंगे, 45 एका 45 और 45 चौके कितना होता है, 180 यानी 180 होता है। तो ये क्या आ गया हमारा, 40,000 आ गया। तो जो हमारी ऊष्मीय मान है जो हमें निकालनी थी वो ऊष्मीय मान कितना निकल के आ गया, 40,000 किलो जूल पर केजी। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऊष्मीय मान को निकालेंगे। अब प्रश्न नंबर जो 12 है ये क्या कहता है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? यानी कि मान लो किसी वस्तु के ऊपर जंग लग जाता है तो क्या हम इस जंग लगने का जो प्रक्रम है, जो क्रिया है, इसको हम दहन कह सकते हैं? यही हमसे पूछ रहा है कि इसकी विवेचना कीजिए और बताइए कि जो जंग लगना होता है क्या आप उसको दहन कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। तो हमारा जो आंसर होगा नहीं। जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर जब जंग लगता है तो ये बहुत ज़्यादा मंदी अभिक्रिया होती है, यानी कि बहुत लंबे समय में क्या होता है, जंग लगता है।
जिसमें लोहा ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करता है। इसमें क्या होता है, जो लोहा होता है जिसके ऊपर की जंग लगता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ और नमी के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तथा बहुत कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बहुत ज़्यादा कम उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया को हम दहन नहीं कर सकते। जबकि इसके विपरीत दहन एक तीव्र अभिक्रिया होती है। जो हमारी दहन, जो हम कह रहे हैं कि क्या इसको दहन अभिक्रिया कह सकते हैं, तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो दहन होती है वो तीव्र अभिक्रिया होती है और जो जंग लगना होता है उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और काफ़ी कम अभिक्रिया इसकी होती है। जबकि दहन एक तीव्र अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ, जो हमारा पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी कि जो दहन प्रक्रिया होती है इसमें जो हमारा पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये जल्दी से करता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो जंग लगने का प्रक्रम है उसको हम दहन नहीं कह सकते। प्रश्न नंबर 13 जो है वो क्या कहता है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया। यहाँ पे एक लड़की है आबिदा और एक है रमेश, इन दोनों ने क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। यानी कि इनके पास एक बीकर था और बीकर के अंदर जल था। इस जल को इन्होंने क्या किया, गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। आबिदा ने क्या किया, जो बीकर था उस बीकर को मोमबत्ती की जो ज्वाला का पीला भाग था, पीला भाग से मतलब क्या है, जो दूसरे वाला भाग था उसके पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। लेकिन इसके विपरीत जो रमेश है उन्होंने इस बीकर को किसके पास रखा, जो ज्वाला का बिल्कुल बाहरी भाग है, यानी पहले वाला भाग है जो नीला दिखाई देता है उसके पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि जो आबिदा है या फिर जो रमेश है, इनमें से किसका जो पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि ज्वाला के सबसे बाहरी भाग में पूर्ण दहन होता है। अब हमें पता है कि जो मोमबत्ती होती है और उसकी जो ज्वाला का बाहरी भाग होता है उसमें सबसे ज़्यादा यानी पूर्ण रूप से क्या होता है, दहन होता है, वो जलता है। अतः यह सबसे गर्म भाग होता है। अतः जो पहले वाला भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म भाग होता है। इसलिए रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। यही कारण है कि रमेश का पानी गर्म कम समय में हो जाएगा। जबकि जो आबिदा का ने जिस भाग में पानी रखा है वो दूसरे नंबर पे आता है और वहाँ पे जो भाग होता है वो गर्म थोड़ा कम होता है, इसलिए वहाँ पे उसका पानी जो है वो थोड़ा सा देर से गर्म होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि जो रमेश का पानी है वो कम समय में गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।